हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बात करता हूँ मेडिकल राइटिंग फील्ड की और आपको बताता हूँ कि इस फील्ड में कौन कौन सी कंपनीज़ आपको जॉब प्रोवाइड कर सकती हैं और साथ में देखते हैं कि इन कंपनीज़ में किस ब्रांच का ज़्यादा स्कोप है और इसके इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर कैसे करना चाहिए। और साथ में ये देखते हैं कि इस फील्ड में कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। मेडिकल राइटिंग के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी कंपनीज़ आपको इस फील्ड में जॉब दे सकती हैं। तो जितनी भी फार्मा कंपनीज़ हैं वो इस फील्ड के ऊपर वर्क कर रही हैं और साथ ही साथ बहुत सारी आईटी कंपनी फार्मा कंपनीज़ के प्रोजेक्ट लेती हैं मेडिकल राइटिंग के ऊपर और उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके फार्मा कंपनीज़ को देती हैं। तो इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है क्योंकि इसमें फार्मा कंपनीज़ भी इन्वॉल्व हैं और आईटी सेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो आप देख सकते हैं फार्मा कंपनीज़ लाइक नोवार्टिस, फाइज़र, बायोजेन, सिंजिन और साथ-साथ आप आईटी कंपनी भी देख सकते हैं एचसीएल, कॉग्निजेंट। तो ये सब इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस भी लाइक स्प्रिंजर, एसीएस, आरएससी एंड क्लैरिवेट भी इन्वॉल्व हैं। और साथ में ये आपको बता दूं कि एज ए फ्रेशर ये आपको 3.5 लाख से 8 लाख तक का पैकेज भी दे सकती है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस का इसमें ज़्यादा स्कोप है। तो जितनी भी लाइफ साइंसेज की ब्रांचेस हैं लाइक फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब इस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। फार्मेसी फील्ड में आप इस जॉब के लिए बी फार्मेसी लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं एम फार्मेसी की, तो एम फार्मेसी फील्ड स्पेसिफिक होती है लाइक फार्माकोलॉजी, स्यूटिक्स, कोग्नोसी, केमिस्ट्री। तो फार्माकोलॉजी की अगर कोई पर्सन है तो वो केमिस्ट्री और कोग्नोसी रिलेटेड सब्जेक्ट की नॉलेज को भूलना शुरू कर देता है और ऐसी केमिस्ट्री वाला भी फार्माकोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट की नॉलेज को भूलना शुरू कर देता है। और मेडिकल राइटिंग में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के ऊपर नॉलेज होना। तो मेरा मानना ये है, ये मेरी परसेप्शन है कि फार्माकोलॉजी वालों को नॉलेज मेडिकल टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग ज़्यादा रहती है कंपेयर टू अदर ब्रांच स्टूडेंट। तो इनके सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये मेरी परसेप्शन है। हो सकता है कोई पर्सन कोग्नोसी में हो लेकिन उसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के ऊपर नॉलेज अच्छी हो। और यहाँ पे एक आपको और बात बता दूँ कि यहाँ पे सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजी ही मैटर नहीं करती, और भी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वो मैटर करता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर कोई फार्माकोग्नोसी का स्टूडेंट है, उसकी इंग्लिश में अच्छे स्किल हैं राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, तो उसका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। तो इस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो करता है आपके इंग्लिश स्किल्स। देन उसके बाद आपको कितनी नॉलेज है मेडिकल टर्मिनोलॉजी की और आपके राइटिंग स्किल्स कैसे हैं। क्या आप अपनी राइटिंग से किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो किसी दूसरे पर्सन को। तो ये सब मैटर करता है आपके स्किल्स में। तो इसके इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। बट अगर आप एम फार्मेसी कर रहे हो जिसमें आपका सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट होता है, आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने सेकेंड ईयर के प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल पब्लिश कर लें, क्योंकि जब आप ये पब्लिश कर लेंगे तो आपके इस फील्ड में सिलेक्शन होने के 90 से 100% चांसेस हैं। तो मेडिकल राइटिंग के इंटरव्यू में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि आप मेडिकल राइटिंग को कैसे अंडरस्टैंड करते हो और आप क्यों मेडिकल राइटिंग फील्ड में जॉब को चाहते हो। तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे बुक्स डेफिनेशन स्टार्ट कर देते हैं या गूगल पे उन्होंने कोई डेफिनेशन पढ़ी है वो उसको शुरू कर देते हैं। तो जब आप कोई डेफिनेशन पढ़ते हो तो इसका ये मतलब है कि वो आपको समझ आ गया, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है आपको दूसरे को समझाना होता है। तो बेटर ये है कि आप मेडिकल राइटिंग को कैसे समझ पाए, वो आपको इजी शब्दों में इंग्लिश में समझाना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कह सकते हैं कि जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका वेरियस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से उसका चेकअप करता है और डेटा निकालता है। देन उस डेटा को इंटरप्रेट करके एक मेडिकल रिपोर्ट देता है। तो मेडिकल रिपोर्ट को लिखना भी मेडिकल राइटिंग है। देन सेकंड पॉइंट में आप ये बोल सकते हो कि बहुत सारी फार्मा कंपनीज़ के जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन्स हैं वो क्लिनिकल ट्रायल में होती है, और जब उन क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स आते हैं तो मेडिकल राइटर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि उन रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करके फार्मा कंपनी को समझा सके कि यस आपकी मेडिसिन ये रोल प्ले कर रही है क्लिनिकल ट्रायल में। और थर्ड आप समझा सकते हैं कि जैसे आप साइंटिफिक वर्क करते हो एम फार्म में सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट में, तो उसमें जब आप साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करते हो
तो उस साइंटिफिक डाटा को इंटरप्रेट करके जब आप मैन्युस्क्रिप्ट, रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल लिखते हो, तो वो भी एक तरह की मेडिकल राइटिंग है। और एक मेडिकल राइटर की ये भी जॉब होती है कि जैसे कोई मेडिकल डिवाइस निकला है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल चीज़ मैं आप बताता हूँ कि थर्मामीटर थर्मामीटर टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। तो आप अपनी मेडिकल राइटिंग से कैसे एक लेमैन को एक्सप्लेन कर सकते हो उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और वो भी मेडिकल राइटर की जॉब में इंक्लूड होता है। और साथ ही साथ बहुत सारे जर्नल होते हैं लाइफ साइंसेस के ऊपर जो रिसर्च आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते हैं, तो उसमें भी मेडिकल राइटर की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सब है मेडिकल राइटर का रोल, और ये आपको इंग्लिश में समझाना है इंटरव्यूअर को। और आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सिंपली ये कह सकते हैं कि आपने सेकंड ईयर में प्रोजेक्ट किया था साइंटिफिक, और उसमें आपको रिज़ल्ट मिले थे, और उन रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करके आपने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था। और जब आप वो रिसर्च आर्टिकल लिख रहे थे तो आपका इंटरेस्ट उसमें काफ़ी आने लगा, और जिसकी वजह से आपने अपने को प्लान किया कि यस, इन फ्यूचर मैं इस फील्ड में ही जाना पसंद करूँगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो रिव्यू आर्टिकल लिखा या रिसर्च आर्टिकल लिखा, उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया और आपने सोचा कि यस, मुझे फ्यूचर में इस फील्ड में जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने एम फार्मेसी में कौन सा प्रोजेक्ट हैंडल किया है। तो यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताना होगा, और ये भी बताना होगा कि आपने उससे क्या आउटपुट निकाला और सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। तो आपको इंग्लिश में ईजी वे में समझाना है, सो दैट कि इंटरव्यूअर को समझ आ सके कि आपका प्रोजेक्ट एक्चुअली था क्या। तो इसके बाद वो एक क्वेश्चन पूछता है, और उस क्वेश्चन को डिफरेंट वे में पूछा जाता है ड्यूरिंग इंटरव्यू, कि क्या आपने कोई रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया है अपने वर्क के ऊपर, क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है पहले, या आपने अपने स्किल्स को ट्रांसफ़र किया है इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल राइटिंग। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं यस, आपने एक रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल लिखा है और करंटली वो अंडर रिव्यू है, या फिर आप बता सकते हैं कि वो पब्लिश हो चुका है। डिपेंड अपॉन स्टेटस ऑफ योर रिव्यू आर्टिकल एंड रिसर्च आर्टिकल, आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको रेफरेंसिंग एंड साइटेशन के बारे में पता है। तो जब आप एक रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल लिखते हो तो आपको इसके ऊपर नॉलेज हो जाएगी कि रेफरेंसिंग क्या होती है और साइटेशन क्या होती है। अदरवाइज़ मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा समझा दूंगा कि रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या गाइडलाइन होती है, रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, साइटेशन क्या होती है। तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होता है, विच वन डू यू यूज़ कॉमनली। तो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनी मेडिकल राइटिंग ट्रेनिंग या कोर्स किया है। तो आप समझा सकते हैं कि नहीं, आपने नहीं किया मेडिकल राइटिंग और ट्रेनिंग कोर्स, लेकिन आपको यहीं पे फिनिश नहीं करना है। आपको कहना है कि आपने सेकेंड ईयर में जो प्रोजेक्ट किया है और उसमें जो आपने रिसर्च एंड रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किया है, उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि आप इन फ्यूचर इस फील्ड में काफ़ी अच्छी जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी राइटिंग स्किल्स है। और जब आप एक रिव्यू और रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी उस टाइम तक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब आप एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट लिखते हो तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये कहना है कि बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ रिसर्च वर्क एंड द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस एक्सपेरिमेंट, आप माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करते हो। देन यू स्टार्ट राइटिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप एक स्टोरी लिख रहे हो तो उसमें कहीं जंप नहीं होना चाहिए। अगर जंप होगा तो किसी भी रीडर को आसानी से समझ नहीं आएगा। तो आपको स्टोरी को एक्सप्लेन करना है इजी वे में, सो दैट कि आपके रीडर को पढ़ने में इजी हो। सो नेक्स्ट आता है प्रूफ रीडिंग क्या होती है। जब भी आपका कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो जाता है तो जनरल वाले उसको एडिट करके आपके पास भेजते हैं कि एक बार आप इसको चेक कर लो, क्या ये आपको सही लग रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। और जब आप उसे चेक कर लेते हो, कहते हो कि सब सही है, तब वो ऑनलाइन पब्लिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ पब्लिकेशन गाइडलाइंस। ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा रिगार्डिंग पब्लिकेशन, मैन्यूस्क्रिप्ट, रिसर्च आर्टिकल एंड रिव्यू आर्टिकल। और फिर ये आपसे पूछते हैं कि आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर नॉलेज ली है। तो बहुत से सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपको ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हो जाती है, लेकिन राइटिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा।
और आपको इस फील्ड में मेडिकल डाटा को इंटरप्रेट भी करना होता है। तो ये आपसे पूछते हैं क्या आपको स्टैटिस्टिक्स पे नॉलेज है? तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एमफार्म के फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आप बोल सकते हैं यस, हमें इस फील्ड के ऊपर नॉलेज है। तो फिर ये आपसे पूछते हैं कि आप अपने राइटिंग स्किल्स को 1 to 10 के बीच स्केल करिए। 10 हाई है, 1 सबसे लो है। तो आप इसमें कुछ भी आप बता सकते हैं, 7.5, 8 या 9। और जब वो पूछें कि ओके कि आप कहाँ लेक करते हो, तो वो पार्ट आ जाता है वीकनेस में। स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट पे भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो वीकनेस में आप बता सकते हो कि आपको अपनी वोकेबलरी इंक्रीज़ करनी है या राइटिंग स्किल्स और इम्प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि ओके इसके लिए आप क्या कर रहे हो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैंने देखा है मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट बोलते हैं कि वो इंग्लिश वेब सीरीज़ देखते हैं या इंग्लिश मूवी देखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे ऐसा मेंशन ना करें, क्योंकि जब आप हिंदी में भी बात कर रहे होते हैं तो आप ग्रामर का पूरा ध्यान नहीं रखते। इसलिए ऐसे ही इंग्लिश वेब सीरीज़ या मूवीज़ में ग्रामर्स का ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यस आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हो या नॉवल पढ़ते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्योंकि वहाँ पे नए-नए आपको वर्ड सीखने को मिलते हैं और वहाँ से ही आपकी इंग्लिश इम्प्रूव भी होती है। तो आपको यही बोलना है कि यस यू रीड न्यूज़पेपर, यू रीड नॉवल, तो आपको ये सब बोलना है। और नेक्स्ट आता है कैन यू राइट नॉन साइंटिफिक डॉक्यूमेंट एज वेल। तो आप बता सकते हो कि अभी तक आपने कोई लिखा नहीं है, लेकिन यस आप फ्यूचर में लिख सकते हो। और अगर आप ब्लॉग्स वगैरह भी लिखते हो तो वो भी बता सकते हो कि यस मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ। तो दोस्तों ये था मेडिकल राइटिंग के ऊपर आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ पूछना हो इस फील्ड के बारे में तो पूछ सकते हैं, मैं रिस्पॉन्स दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।